वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संधि। तो चलिए पहले मेंशन करता हूं मैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो संधि के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संधि जो शब्द है उससे इसका तात्पर्य निकालने का हम प्रयास करते हैं। संधि का तात्पर्य क्या होता है? तो संधि का तात्पर्य होता है जोड़ या योग या मेल। तो ये तीन तात्पर्य हैं इसके। जोड़ या योग बोल सकते हैं, या क्या हो सकता है, मेल। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि संधि का तात्पर्य है जोड़ या योग या मेल। अब एक नया क्वेश्चन कि ठीक है भाई, जोड़ है या योग है या मेल है, तो किसका मेल है? तो जो संधि होती है वो दो वर्णों की मेल होती है। किनका मेल करना है? वर्णों का मेल करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, संधि अर्थात दो वर्णों का मेल। है ना? इसका मतलब है कि संधि में दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्णों का योग होता है या दो वर्णों का जोड़ होता है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो वर्ण है, दो वर्ण मिलेंगे, ये इंडिविजुअली नहीं मिलते, है ना, स्वतंत्र रूप से दो वर्ण नहीं मिलते संधि में। तो फिर क्या होता है, ये वर्ण कहां होते हैं? तो ये वर्ण छुपे होते हैं शब्दों में, है ना। तो जो शब्द में जो वर्ण होंगे वो मिलेंगे। तो किस तरीके से इसको समझते हैं हम? तो एक्चुअली में संधि में क्या होता है कि हम दो शब्द लेते हैं, है ना। एक को हम कह देते हैं अभी समझने के लिए प्रथम शब्द, और दूसरे को कह देते हैं द्वितीय शब्द। चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रथम शब्द है शिव और द्वितीय शब्द है आलय, है ना। तो ये दो शब्द हो गए। तो संधि में क्या होता है कि जब ये दोनों शब्द पास आते हैं, दोनों शब्द पास आते हैं, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ध्यान से समझिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण दोनों आपस में मिलते हैं, और वर्णों के मिलने से एक विकार उत्पन्न होता है। विकार का तात्पर्य है परिवर्तन से, है ना। और जो विकार उत्पन्न होता है उसी प्रोसेस को हम संधि कहते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम दो शब्द लेंगे। देखिए यहां पे ध्यान रखना है आपको कि जो मेल होगा वो वर्णों का होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है संधि अर्थात किनका मेल, वाक्यों का मेल या शब्दों का मेल या वर्णों का मेल। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, लेकिन वर्ण जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। वर्ण किसमें शामिल होंगे? शब्द में। तो जो शब्दों में जो वर्ण शामिल होंगे उनका मेल होगा। तो चलिए आइए एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एग्जांपल है, एक शब्द है शिव, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेंगे, वो शब्दों में शामिल होंगे। एक शब्द है शिव और दूसरा शब्द है आलय। इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। शिव अर्थात शिव जी की बात की जा रही है, हमारे आराध्य की बात की जा रही है। और आलय, आलय का तात्पर्य होता है घर। ठीक है, अब इन दो शब्दों का मेल होना है, तो ये दोनों शब्द पास आते हैं। पास आते हैं तो क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनका वाक्य विन्यास देखेंगे, इनका हम देखेंगे वर्ण विन्यास, या हम इनका वर्ण विक्षेप करेंगे। वर्ण विक्षेप करेंगे ये हम पिछली क्लास में देखे हैं। अर्थात हमें ये जो शब्द है वो जिन वर्णों से मिलके बने हैं उन वर्णों को हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो ये शिव है, इसको हम अलग करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भले यहाँ पे छोटी की मात्रा आपको पहले दिख रही है, लेकिन पहले छोटी की मात्रा नहीं आएगी, पहले आएगा आपका श, शक्कर का सा, है ना। तो ये शक्कर का सा, और उसके बाद छोटी। ठीक है, तो शक्कर के सामने जब छोटी मिला था तो बनेगा शी, है ना। उसके बाद व, और इस व के साथ में जुड़ा हुआ है अ, जो हम पहले ही समझ चुके हैं कि कोई भी जो व्यंजन होता है वो स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता, उसे किसी न किसी स्वर की आवश्यकता से ही बोला जाता है। तो यहाँ पे जो व है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है?
अ। अब हम इसका विच्छेद करते हैं, है ना, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आ। और वैसे तो उसके बाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम, ये पहला एग्जांपल है तो देख लेते हैं, है ना। ल में अ जुड़ा हुआ है और उसी प्रकार से य में भी अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने दोनों का वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास देख लिया। अब क्या होगा, जब ये दोनों शब्द पास आएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। दोनों शब्द पास आएंगे, लेकिन दोनों शब्द के कौन कौन से वर्ण पास आएंगे ये हमें देखना है। तो कौन कौन से वर्ण पास आ रहे हैं, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ध्यान से समझिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों पास आएंगे, ठीक है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों पास आएंगे, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिलेंगे, पूरे के पूरे शब्द नहीं मिलेंगे, है ना। जो मिलेंगे केवल ये दो वर्ण, और मिलने से इनमें परिवर्तन उत्पन्न होगा। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब दोनों पास आएंगे, है ना, तो इनका मेल होगा, है ना, इनका जोड़ होगा। इसलिए मैंने यहां पे जोड़ या योग का चिन्ह बना दिया प्लस, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा, एक विकार उत्पन्न होगा, और ये अ और आ दोनों मिलके, अ और आ दोनों मिलके रिजल्ट के रूप में मिलेगा आ। तो ये रिजल्ट है, अ आ दोनों मिले और यहां पे प्रोडक्ट क्या मिला, आ, है ना। तो ये विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन, है ना, विकार से तात्पर्य है परिवर्तन से। तो ये परिवर्तन यहां पे उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम ये जो पूरे जिनको हमने ब्रेक किया था, वर्ण विच्छेद किया था, उनको हम फिर से ऐड कर लेते हैं, फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, श में ए जुड़ा तो शी, ठीक है। फिर ये व आधा, और उसके बाद ये आ गया, ये दोनों मिले तो आ गया, और उसके बाद ला में अ जुड़ा तो पूरा ला, और उसके बाद ये पूरा या, ठीक है। अब हम इनको फिर से कंप्लीटली ऐड करेंगे, तो एक्चुअली में व हलंत लगा हुआ है, आधा है, इसको सहारा मिलेगा इस आ से, है ना। हमने पहले ही देखा है कि जो व्यंजन होते हैं वो परतंत्र होते हैं, अर्थात वो गुलाम होते हैं, उन्हें बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, है ना। तो ये बेचारा परतंत्र है, गुलाम है, आधा है, और इसे सहारा कौन देगा, आ, स्वर सहारा देगा। हर व्यंजन को सहारा कौन देता है, स्वर, तब जाके वो पूरा हो पाता है। तो ये व के साथ में जब आ जुड़ेगा तो हो जाएगा वा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी धन वा धन ल धन या, और फाइनली हमें शब्द मिला शिवालय। तो देखिए क्या हुआ, दो शब्द थे शिव धन आलय, ये दोनों पास आए। दोनों के पास आने से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब दोनों पास आए तो दोनों में योग हुआ, जोड़ हुआ, मेल हुआ, और मेल से एक विकार उत्पन्न हुआ, अ और आ जुड़ के क्या बन गया, आ, है ना। तो ये जो विकार उत्पन्न हुआ और ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे हमारे पास एक नया शब्द आ गया शिवालय, इस पूरे प्रोसेस को या दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न हुआ, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम संधि के बारे में आगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे, लेकिन अब इससे पहले एक चीज हमें और समझना है ना। क्या समझना है कि ये जो शब्द है संधि, ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संधि कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी का नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये जो संधियां होती है, ये जो दो शब्दों में मेल होता है, जोड़ होता है, दो शब्दों में नहीं, सॉरी, दो शब्दों में से प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में जो मेल होता है, योग होता है, जोड़ होता है, जो संधि होती है, ये संस्कृत के शब्दों में होती है, संस्कृत भाषा के शब्दों में होती है, ना कि हिंदी भाषा के शब्दों में, है ना। अर्थात आपको संधि की प्रक्रिया जो दिखाई दी वो कौन सी भाषा के शब्दों में दिखाई देगी, संस्कृत भाषा के शब्दों में दिखाई देगी। जैसे कि ये जो शब्द है शिवालय, ये कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। तो आपको याद रखना है कि संधि अपने आप में, संधि कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, संधि का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो किस भाषा के शब्दों में नजर आएगी, तो संस्कृत भाषा के शब्दों में संधि की प्रक्रिया होती है, ना कि हिंदी में।
आ रही है बात समझ में? हिंदी में भी हम देखेंगे, है ना, कि कुछ संधियां आपको नजर आएगी हिंदी में विकसित संधियां, लेकिन वो बहुत कम है, उनमें कोई खास रूल नहीं है ना। जो बेसिकली हम संधि पढ़ेंगे वो संस्कृत के शब्दों में ही पढ़ेंगे। अब खास बात ये कि ठीक है भाई, संधि जो है वो संस्कृत का शब्द है और संधियां जो हमें दिखेगी वो संस्कृत के शब्दों में ही दिखेगी। तो जब संस्कृत के शब्दों में संधियां दिखेगी तो हम इसे हिंदी में क्यों पढ़ रहे हैं? तो एक्चुअली में क्या है कि संस्कृत के बहुत सारे शब्द एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हम उन्हें वैसे का वैसा हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब संस्कृत के शब्दों में तो संधियां होती है, वही शब्द किस में आ गया? हिंदी भाषा में आ गया एज इट इज, बिना परिवर्तन के। तो इसलिए हमें हिंदी में भी संधि पढ़नी पड़ती है, या हिंदी में भी हम ऐसे शब्द उपयोग करते हैं जिनमें संधि हुई है, और इसलिए हम हिंदी में भी संधियां पढ़ते हैं। और हिंदी में संधि के वही नियम होंगे जो किसमें थे? संस्कृत से, क्योंकि वो जो संधि के शब्द हैं वो आए कहां से हैं? आखिर संस्कृत से ही आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और संधि जो है नॉर्मली सामान्यतः संस्कृत के ही शब्दों में होती है। हम आगे देखेंगे कि हिंदी में भी कुछ संधियां हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रूल को फॉलो नहीं करती है, उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक, जो संधि है वो संस्कृत का शब्द है और संधि संस्कृत के शब्दों में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये इतना कुछ हो गया। अब इसके बाद आगे हम ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे दो वर्णों का मेल हुआ, है ना, यहाँ पे दो शब्द थे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब मिला, है ना, तो एक विकार उत्पन्न हुआ, और इस विकार को ही हमने, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ही हमने क्या कहा? संधि कहा। तो यहाँ पे अभी हमने जोड़ा था। अब यदि ये जो शब्द है शिवालय, जो दो शब्दों से मिलकर बना है ना, उसको हम अलग कर दें, या जो दो वर्ण यहाँ पे मिले हैं उनको हम अलग कर दें, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, और उस रिवर्स प्रोसेस को हम कहेंगे संधि विच्छेद। विच्छेद करना मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया संधि विच्छेद के बारे में। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि के द्वारा अगर कोई शब्द मिला, चलो हम नया शब्द ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परोपकार। तो ये एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, अब ये परोपकार जो शब्द है ना, तो परोपकार शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, और उन दो शब्दों में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण आपस में मिले हैं और उनमें विकार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब यदि उनको पुनः उनकी प्रारंभिक अवस्था में ला दिया जाए तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। अर्थात संधि के बाद जो नया शब्द बना है उसे, है ना, जिन दो शब्दों से मिलकर वो बना है उन दो शब्दों में या उनकी प्रारंभिक अवस्था में लाने की प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। तो इसका हम उदाहरण देते हैं। परोपकार, इसका संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार। तो हमने जिन दो वर्णों का मेल हुआ था, है ना, एक्चुअली में यहाँ पे र में जो अ है ना, र में जो अ है और ये उ, तो अ और उ का मेल होता है, अ और उ का मेल होता है, और ये अ उ के मेल से विकार उत्पन्न होता है ओ, है ना, तो ये पर धन उपकार बन जाता है परोपकार। तो ये जो मेल हुआ था उसको हमने फिर से अलग कर दिया, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? संधि विच्छेद, है ना। जो अ और उ का मेल हुआ था और विकार उत्पन्न होकर क्या बना था? ओ, उसको हमने फिर से रिवर्स उसी कंडीशन में ला दिया, प्रारंभिक अवस्था में ला दिया, और इस प्रोसेस को कहा गया संधि विच्छेद। तो हमने आज देखा संधि किसे कहते हैं, है ना, संधि कौन सी भाषा का शब्द है, संधि कौन सी भाषा के शब्दों में पाया जाता है। फिर हमने देखा कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं, और अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे संधि के प्रकारों के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकारों के बारे में। तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये जो तीन प्रकार हैं बनाए गए हैं संधि के, वो किस आधार पे बनाए गए हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं संधि के प्रकार। तो जैसा कि हमने देखा कि संधि में क्या होता है? मेल होता है। संधि अर्थात मेल, किसका मेल? वर्णों का मेल। कितने वर्णों का मेल?
दो वर्णों का मेल। तो संधि में दो वर्ण मिलते हैं, है ना, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण दोनों मिलेंगे, इसी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब मिलते हैं तो उससे एक विकार उत्पन्न होता है और इसी प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दो वर्ण मिलेंगे, है ना। अब उन्हीं दो वर्णों के आधार पे हम संधि के प्रकार बनाएंगे या उसी आधार पे संधि के प्रकारों के नाम बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ण मिलने वाले हैं, है ना। ये वर्ण नंबर पहला, इसको मैंने नंबरिंग कर दी, और वर्ण दूसरा, ठीक है। तो यहां पे जो संधि के प्रकार हैं, तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो पहले वर्ण के आधार पर पड़े हैं। दो वर्णों का मेल होगा, लेकिन जो प्रकार का जो नाम होगा वो किस आधार पे होगा, पहले वर्ण के आधार पे होगा। अच्छा, वर्ण कितने प्रकार के, वैसे तो हम नॉर्मली पढ़ के आए हैं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है वर्ण के बारे में कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन, है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन अंतिम में हमने देखा कि दो जो वर्ण हैं जिन्हें हम पहले परंपरागत रूप से स्वर में शामिल करते थे, उन्हें ना अब स्वर में शामिल किया जाता है ना व्यंजन में, और उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसे कहा जाता है अयोगवाह वर्ण, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि वर्ण की तीन कैटेगरी हो गई, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवाह वर्ण। और अयोगवाह वर्ण में दो वर्ण होते हैं, है ना, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। तो अयोगवाह वर्ण में जो दो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, उनमें से हम दूसरे को लेंगे और दूसरा क्या है, विसर्ग, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब क्या होगा कि तीन हो गई कैटेगरी, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवाह। अयोगवाह में से किसको लेना है, केवल विसर्ग को लेना है। तो अब क्या होगा कि यदि हमारा पहला वर्ण, दो वर्णों का मेल होगा संधि में, संधि में जिन दो वर्णों का मेल हो रहा है उनमें से यदि पहला वर्ण स्वर है, पहला वर्ण क्या है, स्वर है, तो इस प्रकार की संधि को हम नाम देंगे स्वर संधि। यदि पहला वर्ण क्या है, स्वर है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्वर संधि। अब यदि जो दूसरा वर्ण है, अब यदि वही पहला वर्ण स्वर ना होने की बजाय व्यंजन है ना, यदि पहला वर्ण क्या है, व्यंजन है, तो उसको हम क्या कह देंगे, व्यंजन संधि, ठीक है। अब यदि पहला वर्ण ना कोई स्वर है ना कोई व्यंजन है, यदि पहला वर्ण अयोगवाह वर्णों में से एक विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है, तो उसे ही हम क्या कह देंगे, विसर्ग संधि। तो बहुत ही सिंपल है, जो संधि के जो प्रकार हैं वो निर्धारित होते हैं दो वर्ण जिनका मेल होता है उनमें से प्रथम वर्ण के आधार पर। यदि प्रथम वर्ण स्वर है तो वो जो प्रकार है वो स्वर संधि कहलाएगा, यदि प्रथम वर्ण व्यंजन है तो व्यंजन संधि कहलाएगा, यदि प्रथम वर्ण विसर्ग है तो विसर्ग संधि कहलाएगा। तो ये तो हमने देख लिए संधि के तीन प्रकार, ठीक है। और उसका आधार क्या होगा, तो पहला वर्ण, पहले वर्ण के आधार पे संधि के तीन प्रकार। अब आगे हम देखेंगे, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला प्रकार क्या है, स्वर संधि, है ना। तो स्वर संधि को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां से एक बात हमें पता चल गई है स्वर संधि के बारे में, है ना, जो आगे हम ले जाके कंटिन्यू करेंगे। स्वर संधि के बारे में हमें क्या पता चला है कि भाई संधि में दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है, और स्वर संधि में जो पहला वर्ण होगा वो क्या होगा, स्वर होगा। तो एक चीज हमें पहले से पता चल गई स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि में जिन दो वर्णों का मेल होगा उनमें से पहला वर्ण स्वर ही होगा, ठीक है। अब हम आगे और क्या चीजें हैं स्वर संधि के बारे में ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने पहला वर्ण तो जान लिया, स्वर संधि में पहला वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, और जो हम नहीं जानते कि दूसरा वर्ण क्या होगा भाई, ये हम जानेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं हम स्वर संधि के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के बारे में जो एक चीज हमने जान ली है वो ये है
कि संधि में जो दो वर्णों का मेल होता है उनमें से स्वर संधि में पहला वर्ण क्या होगा, स्वर होगा। अब दूसरा वर्ण क्या होगा, तो ये खास बात है स्वर संधि की, स्वर संधि में जो दो वर्ण मिलते हैं दोनों के दोनों स्वर होते हैं, पहला वर्ण भी और दूसरा वर्ण भी, है ना। तो यही स्वर संधि की डेफिनेशन बन जाएगी कि जब दो स्वर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की संधि को स्वर संधि कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, दोनों वर्ण हमें पता चल गए और दोनों के दोनों वर्ण क्या होंगे, स्वर होंगे, है ना। तो जब संधि की प्रक्रिया में दो स्वर वर्णों का मेल होने से विकार उत्पन्न होता है तो इस संधि को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे फिर ये देखेंगे कि ये स्वर संधि जो है वो भी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इन्हीं 5 प्रकारों में कैसे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि संधि, स्वर संधि में जो दो वर्ण मिलेंगे आपस में, है ना, ये पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण आपस में मिलेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, स्वर होंगे। पहला वाला भी क्या होगा, स्वर होगा और दूसरा वाला भी क्या होगा, स्वर होगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि ये जो स्वर संधि है वो भी कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की। तो उनके प्रकार किस आधार पे है ना। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों स्वर हैं और हमारे पास स्वर टोटल कितने हैं, है ना। तो हमने देखा मानक रूप में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, मानक रूप में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। उच्चारण के आधार पे केवल 10, लेखन के आधार पे 13, लेखन के आधार पे जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं वो है ऋषि का री और अहा अर्थात अनुस्वार और विसर्ग। तो लेखन के आधार पे 13 हो गए, लेकिन मानक हिंदी वर्णमाला में या मानक रूप से स्वरों की संख्या केवल 11 मानी गई है, जिसमें 10 उच्चारण के आधार पे जो है स्वर वो शामिल हो जाएंगे और 11वां आ जाएगा ऋषि का री। तो हम उन 11 की बात करेंगे, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं कौन कौन से। तो स्वर हैं आपके अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये टोटल हो गए 10 उच्चारण के आधार पे। फिर मानक स्वर में री को भी शामिल किया जाता है, तो इस हिसाब से कितने हो गए, 11। तो अब स्वरों का मेल होना है और दो वर्ण हैं, दोनों के दोनों क्या होंगे, स्वर। तो अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि स्वरों के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अर्थात ये पहले वर्ण के रूप में ये सारे 11 आ सकते हैं और द्वितीय वर्ण के रूप में भी ये सारे 11 आ सकते हैं, है ना। तो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन्हें 5 भागों में बांटा गया है ना। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं स्वर संधि के प्रकारों। संधि के प्रकारों में से सबसे पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि, है ना। पहला प्रकार हो गया दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, पहला दीर्घ स्वर संधि। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले 5 का हम नाम देख लेते हैं। तो पहला हो गया दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा गुण स्वर संधि, तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और 5वां आ जाएगा अयादि स्वर संधि। तो ये है स्वर संधि के 5 प्रकार। तो इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और जिसमें सबसे पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि। तो आइए चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए दीर्घ स्वर संधि को हम समझते हैं। तो आइए चलिए दीर्घ स्वर संधि को हम समझते हैं और देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में क्या खास है। तो इससे पहले हमने स्वर संधि के बारे में 2 चीजें जान ली है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि स्वर संधि किसे कहेंगे, तो ऐसी संधि जिसमें 2 वर्णों में से पहला वर्ण क्या हो, स्वर हो, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। फिर जब हमने स्वर संधि पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि स्वर संधि में तो दोनों के दोनों वर्ण क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब इस दीर्घ स्वर संधि में क्या खास बात है ये हम समझेंगे, है ना। तो हमको ये तो पता है कि स्वर संधि है इसलिए दोनों के दोनों वर्ण क्या होंगे, स्वर होंगे। अब दीर्घ स्वर संधि है तो ये दोनों वर्ण जो स्वर होंगे वो कौन से स्वर होंगे, है ना। तो कौन से स्वर होंगे कहने का मतलब हमने देखा कि स्वर कितने प्रकार के,
11 प्रकार के। मानक स्वर जो माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 11। तो इन 11 में से किस प्रकार के स्वर इन वर्णों के रूप में होंगे, ये हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि में। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि ये जो दो वर्ण होते हैं, है ना, जो दोनों के दोनों स्वर होते हैं, और वो स्वर सजाती स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं? सजाती स्वर। अर्थात दीर्घ स्वर संधि में सजाती स्वरों का मेल होता है, या दीर्घ स्वर संधि में जो दो वर्ण आपस में मिलते हैं दोनों सजाती होते हैं, आखिर एक ही जाति के होते हैं। अब बताइए, स्वरों में भी जाति आ गई, ठीक है। तो देखते हैं हम कि कौन कौन सी जाति का है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पे किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है ना। तो इनकी जातियां बनाई गई है, किस आधार पे बनाई गई है आप देखिएगा। तो ये दोनों एक ही जाति में आ जाएंगे, ये दोनों सजाती हैं, अर्थात अ और आ, ठीक है। ये दोनों सजाती हो गए, ध्यान से समझिएगा। उसी प्रकार से ई और बड़ी ई, ये दोनों भी सजाती हो गए। जैसे अ और आ सजाती है, एक ही जाति के हैं, उसी प्रकार से ई और बड़ी ई भी क्या हो गए? सजाती हो गए। और उसी प्रकार से ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों भी सजाती स्वर कहलाएंगे, जो एक ही जाति के हैं। अभी हम बाकी इन चारों को नहीं लेंगे, ए ओ औ को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि वो जो चारों हैं, है ना, वो जो चारों हैं वो संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर मतलब क्या है कि जैसे ए है ना, तो वो अ और ई को मिला के बना है, तो उसमें तो जो दो जाति हो गई स्वरों की, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। दीर्घ स्वर संधि में ये नहीं आएंगे, है ना। जो वर्ण हम देखेंगे संधि से पहले, उन वर्णों के रूप में इन चारों को हम नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन ऋषि के री को लेंगे, है ना। अब ये तो अपना अकेला है, अपनी जाति में वो सिंगल है ना, तो उसका उसी के साथ मेल कराएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी जाति है। ये पहली जाति स्वर की, है ना, आ, ये दोनों एक ही जाति में आते हैं। ई बड़ा ई एक ही जाति में आते हैं, ओ बड़ा ओ एक ही जाति में आते हैं, और ये अपनी जाति में सिंगल है, अकेला है, ठीक है। तो अब होने क्या वाला है कि दीर्घ स्वर संधि में जो दो वर्ण जिनका मेल होगा वो सजाती होंगे, अर्थात या तो दोनों वर्ण इन दोनों में से कोई होगा, है ना, या इन दोनों में से कोई होगा, या इन दोनों में से कोई होगा, या ये जो है वो रिपीट होगा, री का री के साथ ही मेल होगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि, अर्थात दीर्घ स्वर संधि में सजाती स्वरों का मेल होता है। ये तो हमको समझ में आ गया। अभी हम एग्जांपल से और देखेंगे। फिर इसको ये जो नाम दिया गया है, उसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब सजाती स्वरों का मेल होता है तो जो रिजल्ट आता है ना, वो हमेशा बड़ा आता है, दीर्घ आता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर संधि नाम दिया गया है ना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि भैया दीर्घ स्वर संधि, है ना, दो स्वरों का मेल होगा और वो सजाती होंगे। तो पहले हम इस वाले ग्रुप से ले लेते हैं, इस वाली कैटेगरी या इस वाली जाति से स्वरों को लेते हैं। तो दो स्वर हैं यहाँ पे इस जाति में, ठीक है। अब वो दो स्वरों का मेल कराना है, तो ये मेल कितने प्रकार से हो सकता है, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जब अ और आ का मेल होगा, है ना। मतलब ये जो दोनों हैं वो इन दोनों वर्णों के रूप में आ सकते हैं। प्रथम वर्ण के रूप में आया आ सकते हैं, द्वितीय वर्ण के रूप में भी आया आ सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बने इसको समझिएगा। तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। पहला है अ में यदि अ जुड़ा, प्रथम वर्ण भी अ और द्वितीय वर्ण भी अ, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि यदि अ में क्या जुड़ा, आ जुड़ा, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रथम वर्ण के रूप में आ को ले लेंगे और द्वितीय वर्ण के रूप में यदि क्या है, अ है। और अब हम देखेंगे कि प्रथम वर्ण भी आ है और द्वितीय वर्ण भी आ है। तो इस तरीके से हमने देखा 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, है ना, जो एक ही जाति के हैं आ, है ना। ये आपस में कितने प्रकार से मिल सकते हैं, तो वो कितने प्रकार से मिल सकते हैं, 4 अलग अलग प्रकारों से मिल सकते हैं। पहला प्रकार जिसमें प्रथम वर्ण के रूप में आ होगा और द्वितीय भी आ होगा। दूसरा जिसमें प्रथम वर्ण तो आ है लेकिन द्वितीय वर्ण आ है। तीसरा जिसमें प्रथम वर्ण आ हो गया और द्वितीय वर्ण अ। और चौथा जिसमें दोनों के दोनों क्या है, आ है, ठीक है। तो ये मैथ्स के फॉर्मूले जैसे लग रहा है। अब हमको खास बात ये है कि ये चारों ही कॉम्बिनेशन, चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, रिजल्ट एक ही होगा और रिजल्ट हर बार होगा आ। यहां पे भी रिजल्ट मिलेगा आ,
यहां पे भी रिजल्ट मिलेगा आ, यहां पे भी रिजल्ट मिलेगा आ, और अंतिम में भी रिजल्ट मिलेगा आ। तो ये बहुत खास बात है ना। अब देखिएगा हो क्या रहा है कि हर बार रिजल्ट में क्या मिल रहा है, आ मतलब दीर्घ, है ना। भाई हमने देखा है कि पढ़ा है ना, हमने देखा है मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पे स्वरों के प्रकार। तो 3 प्रकार हमने देखे हैं, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिसमें हमने देखा है कि जो आ है वो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाता है, और आ जो है वो दीर्घ स्वर कहलाता है या गुरु स्वर कहलाता है। तो हमें रिजल्ट में कैसा स्वर मिल रहा है, दीर्घ स्वर मिल रहा है, इसलिए इस संधि को क्या नाम दिया गया है, दीर्घ स्वर संधि। ऐसा हर कॉम्बिनेशन में होगा, जैसे जब इन दोनों का आपस में मेल होगा तो रिजल्ट बड़ी ई आएगा, इन दोनों का आपस में जब मेल होगा तो रिजल्ट बड़ा ऊ आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे चूंकि इसका तो दीर्घ है ही नहीं, ऋषि करी मतलब ऋषि करी, है ना, तो ये एक अपवाद के रूप में ले सकते हैं, अपवाद इस संदर्भ में कि यहाँ पे कोई दीर्घ नहीं है ना, तो ऋषि का ऋषि के री के साथ मेल होगा और रिजल्ट भी ऋषि का री ही आएगा, ठीक है। तो ये जो हम 4 यहाँ पे देखे हैं, कॉम्बिनेशंस देखे हैं, इनके हम एग्जांपल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये मैथ्स के फॉर्मूले जैसा है बिल्कुल, जो संस्कृत है वो फॉर्मूले को या फिर नियमों का पालन करता है ना। तो देखते हैं फिर इसमें एग्जांपल देखते हैं हम। तो जो पहला एग्जांपल है उसमें प्रथम वर्ण भी आ होना चाहिए और द्वितीय वर्ण भी आ होना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि चर धन अचर, ये पहले वाले के लिए एग्जांपल है। यहां पे मैं मार्किंग कर देता हूं, इसको ABCD लिख देता हूं मैं, ठीक है, ABCD, है ना। तो अभी हम एग्जांपल देख लिए ए के लिए, तो चलो मैं इसको भी ए कर दिया, ठीक है। तो ये 2 शब्द हमारे पास हैं, है ना। और क्या होगा, हम पढ़ के आए हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, उन दोनों का मेल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं, है ना। तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये जो च है इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से ये जो र है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। र में हलंत लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तब तो उसको अ से अलग करेंगे, अ से अलग किए मतलब वो आधा हो गया, बेसहारा हो गया, ठीक है। अब उसका आधार जो है अ स्वर वो उससे अलग हो गया, ठीक है। तो चूंकि ये आधा हो गया इसलिए उसको शो करने के लिए, या बेसहारा हो गया इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे हलंत लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने चर का वर्ण विच्छेद कर लिया। अब हम वर्ण विच्छेद करेंगे किसका, अचर का, ठीक है। तो इसका भी वर्ण विच्छेद करते हैं, ये अ प्लस च जिसमें अ जुड़ा हुआ है और रा, इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, अ। बाकी का हमारा काम नहीं है, केवल 2 वर्णों का काम है। कौन कौन से 2 वर्णों का काम है, चर शब्द का अंतिम वर्ण और अचर शब्द का प्रारंभिक वर्ण, या जैसे हम पढ़ के आए हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभिक वर्ण, इन दोनों का ही मेल होगा, अर्थात ये दोनों का मेल होगा, ठीक है। अ और अ का मेल होगा। अब अ और अ के मेल होने से विकार उत्पन्न होगा, तो वो विकार क्या होगा, वो परिवर्तन क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है जो हमने अभी देखा है। हमने देखा कि जब अ और अ का मेल होगा तो क्या मिलेगा, रिजल्ट आ मिलेगा, ठीक है। तो अ और अ का मेल हुआ, जोड़ हुआ, योग हुआ और हमें रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट बराबर, ठीक है। तो रिजल्ट में हमको क्या मिला, आ मिला, ठीक है, ये मिल गया हमको, है ना। अब फिर से सबको जोड़ देते हैं, एक कर देते हैं, तो भाई ये हो जाएगा आपका छ में आ मिला तो पूरा छ, ठीक है। र अभी आधा है ना, और ये आ अब उसको सहारा देने वाला है, ठीक है। और ये जो है मिलके छ हुआ और ये र हुआ, फिर से इनको जोड़ते हैं, है ना, थर्ड स्टेप में। तो र चूंकि आधा है अब उसको सहारा मिलेगा आ से, पहले र को सहारा मिल रहा था अ से, इसलिए ये था र, लेकिन अब र को सहारा देगा आ, इसलिए र क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक है। यही तो परिवर्तन है। तो अब रिजल्ट क्या मिलेगा, चराचर, चर अचर, है ना। को जब हम जोड़ दिए दोनों शब्द पास आए तो फिर क्या बना, चराचर। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट में देखिए रा हो गया है ना, र से क्या हो गया, रा हो गया, दीर्घ हो गया है, इसलिए हम इसे क्या नाम दिए, दीर्घ स्वर संधि। तो ये पहले फॉर्मूले के लिए एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं दूसरे फॉर्मूले के लिए। अब उसमें क्या परिवर्तन है, अब दूसरे वाले में क्या होगा, अ का मेल किससे होगा, आ से होगा, रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आ, सॉरी आ, ठीक है, इसको केवल आ कहते हैं ना, जो कि दीर्घ है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं एक शब्द भोजन और दूसरा शब्द आलय,
ठीक है। और दोनों का मतलब आपको पता ही होगा, भोजन का मतलब तो भोजन है, खाना, ठीक है, और आलय का मतलब होता है घर। अब इनको हम जोड़ेंगे, है ना। तो अब शॉर्टकट में देखते हैं क्या होगा, है ना। इसको यदि हम वर्ण विकसित करें भी तो ये भोज, है ना, इसको हम वर्ण विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम वाला वर्ण है उसकी आवश्यकता है ना। तो इसमें ये जो न है उससे हम अ को अलग कर देते हैं, अ अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ प्रथम वर्ण के रूप में क्या है, आ है, और बाकी ये हम अलग लिख देते हैं, ठीक है। हम उनको अलग कर रहे हैं जिनका मेल होना है, और हमने देखा था मेल होता है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का। तो यहाँ पे मेल होगा इन दोनों का, अ और आ का। अब अ और आ का मेल होगा, है ना, जोड़ होगा, योग होगा, तो क्या विकार उत्पन्न होगा, क्या परिवर्तन उत्पन्न होगा, ये हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। अ धन आ मिलके क्या हो जाएगा, आ, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट मिला क्या, आ, ये रिजल्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इनको फिर से एक कर देते हैं, तो ये भोज और ये न अभी अधूरा है, आधा है, ठीक है। इसको सहारा देने वाला नया आ गया, पहले न को सहारा दे रहा था अब न को सहारा कौन देगा, आ, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लय है इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और इन दोनों को फिर, है ना, फिर से इन सबको एक करके, है ना, क्या लिखा जाएगा, ये न जो है, न को आ सहारा देगा तो क्या हो जाएगा वो ना, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, भोजनालय, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया भोजनालय, ठीक है। तो फिर से आप देखिएगा जो रिजल्ट है, न आ हो गया, ना हो गया, है ना, तो ना, है ना, रिजल्ट चूंकि आ आया, दीर्घ आया, इसलिए हमने इसे क्या कहा, दीर्घ स्वर संधि। आप इसको याद रखिएगा, है ना, हम देख के भी पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। जैसे दीर्घ स्वर संधि में आपको ये आ दिख रहा है, हर बार आ दिखेगा, चारों रिजल्ट में आ दिखेगा। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हर बार बड़ी ई दिखेगा, इन दोनों का देखेंगे तो हर बार बड़ा ऊ दिखेगा। तो वो कॉम्बिनेशन, वो फाइनल जो रिजल्ट मिला है, इसको देख के भी हम बता सकते हैं कि किस प्रकार की संधि है। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये दो जो थे फॉर्मूले, उनके हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब हम बाकी जो दो फॉर्मूले हैं उनके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो उनका एग्जाम्पल हम लेते हैं, और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है विद्याधन अर्थी, ठीक है, विद्याधन अर्थी। इसका एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये सी है ना, एग्जाम्पल ले लिए हम विद्याधन अर्थी। अब ये विद्या को कैसे ब्रेक करना है, ये हमने वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास वाली क्लास में समझा है ना, कि ये दिखता तो कुछ और है, होता कुछ और है ना, कौन आधा है कौन पूरा है, ये समझने का प्रयास हमको करना है। तो चलिए इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि ये जो व है उसमें छोटी की मात्रा है, फिर क्या है, द आधा है, और उसके बाद य आधा, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, आ, अर्थात द आधा, है ना, य के साथ में जुड़ेगा आ, सहारा यहाँ पे आ का य को मिला हुआ है, ना कि द को, ठीक है। तो ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद, है ना। और उसके बाद फिर अर्थी का हम देखते हैं, तो अ, और ये एक्चुअली में करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बस मेंशन कर लिए हम, क्योंकि संधि होनी है केवल दो वर्णों के, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पे इन दोनों का मेल होना है, ये दोनों का मेल होना है, ठीक है। तो दोनों का मेल होगा, दोनों जुड़ेंगे, आ प्लस अ, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, हर बार रिजल्ट में आ ही आएगा, इसीलिए तो नाम दिया गया है क्या, दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो इन दोनों का रिजल्ट आया, ये बराबर करके मैं लिख दिया आ, ठीक है। अब जो अलग हुए थे फिर से उनको एक कर देंगे हम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका वी, है ना, ये आधा द, फिर ये य है, ये अभी आधा है, और उस आधे य को सहारा कौन देगा, आ, ठीक है। और उसके बाद ये फिर जैसे का तैसा इसको हमने मेंशन कर दिया। फिर इनको जब एक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। तो ये चौथे फॉर्मूले का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, सॉरी तीसरे फॉर्मूले का एग्जाम्पल है, अब हम देखेंगे चौथे के लिए एग्जाम्पल, है ना। तो चौथे के लिए इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं, बस अर्थी की जगह आलय लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका विद्या धन आलय, है ना। मैं शॉर्टकट में अब आपको बता रहा हूं क्या होगा भाई, ये वी आधा द य आ, और उसके बाद ये सेकंड वाला आ,
लय। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा। हम फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, आ ही मिलेगा। ठीक है, और जब फिर इनको एक करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, विद्यालय। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं, विद्यालय, है ना। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने देखे दीर्घ स्वर संधि के, जो स्टार्टिंग के जो 4 फॉर्मूले थे उस पे बेस्ड, है ना। अब आगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अ आ का तो मेल हुआ सजाती स्वरों का, है ना, 4 कॉम्बिनेशंस बने। अब ऐसे ही 4 कॉम्बिनेशंस किसके बनेंगे, ई बड़े ई के, उसके बाद ऊ बड़े ऊ का, और ऋषि का री का 2 कॉम्बिनेशन, सॉरी एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, री प्लस री इज इक्वल टू री। तो चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्बिनेशंस किसके, ई और बड़े ई के। ये दोनों सजाती स्वर हैं, और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि दीर्घ स्वर संधि में सजाती स्वरों का मेल होता है। तो अब कौन कौन से स्वरों का मेल होगा, ई और बड़े ई का, और इनके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। हमारे पास 2 पोजीशन है, 2 खाली जगह पे है, एक प्रथम वर्ण के रूप में और एक द्वितीय वर्ण के रूप में, है ना। तो प्रथम वर्ण के रूप में भी हम ई और बड़े ई को रख सकते हैं, और द्वितीय वर्ण के रूप में भी ई और बड़े ई को रख सकते हैं। तो ऐसे में 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। आइए पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम इनको नंबरिंग कर देते हैं। तो हम डी तक गए थे, इसको हम ई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ई बड़ा ई, यदि प्रथम वर्ण भी यदि ई हो और द्वितीय वर्ण भी ई हो, छोटा ई हो, है ना। फिर हम देखेंगे कि यदि प्रथम वर्ण तो ई है लेकिन द्वितीय वर्ण बड़ा ई है। फिर हम देखेंगे यदि प्रथम वर्ण बड़ा ई है और द्वितीय वर्ण छोटा ई है। और फिर हम देखेंगे यदि प्रथम वर्ण भी बड़ा ई हो और द्वितीय वर्ण भी बड़ा ई हो। तो ऐसी कंडीशन में हमने पहले ही देखा है, क्योंकि नाम ही है इसका दीर्घ स्वर संधि, तो चारों ही कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, केवल दीर्घ ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आएगा, दीर्घ आएगा। यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आएगा, दीर्घ आएगा। यहाँ पे भी रिजल्ट दीर्घ ही आएगा, और यहाँ पे भी रिजल्ट दीर्घ ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम देखेंगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जाम्पल। तो चलिए 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे छोटा ई धन छोटा ई बराबर बड़ा ई का एग्जाम्पल। तो चलिए इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल है गिरी धन इंद्र। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, वर्णों का विच्छेद करेंगे, उसके बाद फिर वर्णों को मिलाएंगे, है ना। तो इसमें कैसे विच्छेद होगा, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि विच्छेद कैसे करना है वर्णों का। तो यहाँ पे ग के साथ में जुड़ा हुआ है ई, वो भी छोटा ई, ठीक है, और र के साथ में जुड़ा हुआ है छोटा ई, है ना। अब इसके बाद फिर ये क्या है, इंद्र, है ना। इसका विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ई के ऊपर में जो अनुस्वार लगा है ना, ये जो बिंदी है, इसको हमें एज इट इज कैरी करना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस आगे कैरी होता जाएगा, है ना। जो भी नई चीज आएगी वो उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, है ना। तो ये भाई इन दोनों का मेल होगा, है ना। और हमें पता है कि इन दोनों के मेल से, छोटा ई और छोटा ई के मेल से रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, बड़ा ई मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट तो हमको पता है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा ई, है ना। अब देखिए फिर से इनको हम एक कर देते हैं, तो गा में ये गा में ई मिला तो ये हो गया घी, फिर ये आपका रा है ना, और फिर अब उसका मेल होगा बड़ी ई के साथ, और ये ई जो बड़ी ई है ये इस अनुस्वार को कैरी करेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अनुस्वार जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, उसके साथ एज इट इज वो लगा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये द्रा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि देखिए, है ना, अभी जो र जो बेसहारा है, इसको सहारा देगा कौन, ई। जैसा कि हम पढ़े हैं कि जो व्यंजन होता है वो परतंत्र होता है, गुलाम होता है, आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है, किसी न किसी स्वर पे आश्रित होता है। तो यहाँ पे र भी किस पे आश्रित है, बड़ी ई पे आश्रित है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस संधि के होने से पहले जो गिरी का र था उसमें छोटी की मात्रा थी, लेकिन अब इसी र में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा गिरेंद्र। और ये जो अम की मात्रा है, ये जो अनुस्वार है ना, वो एज इट इज यहाँ पे
कैरी होगा, है ना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि गिरी में थी छोटी ई की मात्रा, है ना, लेकिन गिरिंद्र में आ गई बड़ी ई की मात्रा। तो एक्चुअली में हमें संधि करने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमको पता होता है। यदि हमको दे दिया गिरी धनेन्द्र, अब इसकी संधि कीजिए, तो नॉर्मली हमको ये फॉर्मूला याद होता है, क्योंकि हर बार रिजल्ट क्या आना है, बड़ा ई ही आना है। इसलिए हम आसानी से बना सकते हैं कि गिरी धन इंद्र क्या होगा, गिरिंद्र, और वहां पे र में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। लेकिन दिक्कत कब होता है, दिक्कत तब होता है जब हमें संधि विच्छेद करना होता है। तो संधि विच्छेद करना होता है तो हम कंफ्यूज कहां होते हैं कि ठीक है भाई, गिरिंद्र दिया है, अब इसका संधि विच्छेद करना। अब हम कंफ्यूज इस बात पे हैं कि संधि विच्छेद करेंगे तो गिरी जो आएगा उसमें र में बड़ी की मात्रा लगाएं या छोटी ई की, इंद्र में बड़ी की मात्रा आएगी या छोटी की। तो इसीलिए हमें, इसके लिए हमें वर्तनी पे ध्यान देना है। वर्तनी अर्थात शब्दों का शुद्ध रूप क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब ये हमें पता होगा कि हाँ भाई, गिरी के ग में और र में दोनों में ही छोटी की मात्रा आती है और इंद्र में भी छोटी ई ही आता है, तब हम गिरिंद्र का सही संधि विच्छेद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम एग्जांपल लेंगे, ई, छोटा ई में क्या जोड़ेंगे, बड़ा ई। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, गिरी धन ईश। ठीक है, अब फिर से इनका हम वर्ण विच्छेद कर देते हैं समझने के लिए। तो ये ग में ई की मात्रा, फिर ये र में ई की मात्रा छोटी ई, है ना, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे बड़ा ई प्लस श, है ना। तो इन दोनों का मेल होगा, और जब इन दोनों का मेल होगा तो फॉर्मूला तो हमारे पास है, छोटा ई और बड़ा ई मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ई, है ना। तो यहां पर रिजल्ट में आ गया बड़ा ई, है ना। अब फिर से हम इनको एक कर देते हैं, तो ये हो गया गी, फिर ये र, और र में मिल जाएगा बड़ा ई, और यहां है श, है ना। तो अब इस र को सहारा मिलेगा इस बड़ा ई से, तो ये हो जाएगा गिरीश। ठीक है, अब हमको एक और चीज ध्यान देना है कि दोनों ही रिजल्ट में देखिएगा, यहाँ पे गिरिंद्र र में बड़ी की मात्रा आ गया, यहाँ पे गिरीश र में बड़ी की मात्रा। तो जब भी आप ये बड़ी की मात्रा देखेंगे जहां पे संधि हो रही है ना, वहां पे यदि आप बड़ी की मात्रा देखिए, बड़ी की मात्रा अर्थात दीर्घ, तो पक्का कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि ही होगी। जैसे इसके पहले हमने देखा था, हमें रिजल्ट में जब हमने आ का कॉम्बिनेशन देखा था, तो वहां हर बार हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा था, आ मिल रहा था, दीर्घ। तो वहां पे हम आ यदि हम संधि में देख पा रहे हैं तो कंफर्म वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। या यदि हम संधि में क्या देख पा रहे हैं, बड़ी ई देख पा रहे हैं, तो पक्का वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। या यदि हम संधि में बड़ा ऊ देख पा रहे हैं, अभी हम कॉम्बिनेशन देखेंगे ऊ और बड़ा ऊ का, हर बार रिजल्ट क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। तो जब भी रिजल्ट बड़ा ऊ आएगा मतलब पक्का कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। अब हम जो थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, और वो थर्ड फॉर्मूला में सबसे पहले आएगा बड़ा ई, और बड़ा ई का मेल होगा छोटा ई से। तो इसके लिए एग्जांपल है मही धन इंद्र। ठीक है, तो इसको पहले ब्रेक करते हैं आराम से। तो ये म के साथ में क्या मिला हुआ है, अ, और यहां पे अब ह के साथ में क्या है, बड़ा ई है जो उसको सहारा दे रहा है। ठीक है, अब हम फिर देखेंगे यहाँ पे इंद्र, ई में जो अम की मात्रा है इसको एज इट इज हम कैरी करेंगे, है ना। अब यहाँ पे मेल किसका होना है, तो ये बड़ा ई और ये छोटा ई का मेल होना है। अब हमारे पास फॉर्मूला है बड़ा ई और छोटा ई मिलके क्या बनेगा, बड़ा ई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा ई। और ये जो अनुस्वार है वो ये कैरी करेगा, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, अनुस्वार एज इट इज कैरी किया जाएगा, आगे जो रिजल्ट आएगा या जो परिवर्तन होगा उसमें। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, म में आ मिला तो ये पूरा म हो गया, ये हा अभी भी आधा है, ठीक है, जिसको अब सहारा मिलेगा बड़ी ई से, और ये द्र, है ना। तो अब क्या होगा, ये म हा को बड़ी ई का सहारा मिला तो ये हो गया ही, और फिर ये कैरी कर रहा है एक अनुस्वार, है ना। तो इस तरीके से अब ये हो जाएगा महेंद्र, है ना, ये हो गया रिजल्ट महेंद्र। ठीक है, फिर हम एक यहाँ पे देखिएगा कि संयोगवश मही, है ना, संधि होने से पहले भी यहाँ पे बड़ी की मात्रा थी और संधि के बाद भी
बड़े ई, है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि महेंद्र का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो मही में ह में छोटी ई या बड़ी ई, वो तब नहीं होगा जब आप पहले से इस शब्द को कहीं ना कहीं पढ़ लिए हों और ध्यान दिए कि नहीं भी मही में बड़ी ई की मात्रा आती है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे, है ना, कि संधि विच्छेद के बाद हम में आप बड़ी की मात्रा लगाएं या छोटी ई की, है ना। मही, मही जिसका तात्पर्य होता है पृथ्वी, है ना, तो मही अर्थात पृथ्वी। इसके पहले हमने देखा था एग्जाम्पल, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। हमने देखा था गिरी धन इंद्र और रिजल्ट मिला था क्या, गिरिंद्र, है ना। और हमने देखा था गिरी धन ईश, इसका रिजल्ट हुआ था गिरीश। तो इनका तात्पर्य क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे कि गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत, और इंद्र, इंद्र का मतलब राजा, है ना। जो देवता हैं, देवताओं के जो राजा हैं वो क्या है, इंद्र। तो इंद्र पर्यायवाची हो गया राजा का या श्रेष्ठ का या सर्वोत्तम का, है ना। तो गिरी के जो इंद्र है या गिरी के जो राजा है या जो गिरियों में जो श्रेष्ठ है, गिरी अर्थात पर्वतों में, तो जो पर्वतों में श्रेष्ठ है उन्हें क्या कहा जाएगा, गिरिंद्र कहा जाएगा। और उसी प्रकार से सेम ही है गिरी धन ईश, है ना। गिरी का मतलब फिर से पर्वत और ईश का मतलब भगवान, मतलब पर्वतों के भगवान, मतलब पर्वतों में जो श्रेष्ठ है उन्हें क्या कहा जाएगा, गिरीश कहा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है मही धन इंद्र, मही का मतलब पृथ्वी और इंद्र का मतलब राजा। तो पूरी पृथ्वी को जीतने वाला या पूरी पृथ्वी का राजा या जिसके पास पूरी पृथ्वी का अधिकार है वो क्या कहलाएगा, महेंद्र कहलाएगा। ठीक है। और ऐसा ही इसके जैसा पर्यायवाची है जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। यदि बड़ी ई में हम क्या जोड़ेंगे, बड़ा ई जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा ई, है ना। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो ये एग्जांपल के रूप में है पृथ्वी, है ना। फिर से ये मही का पर्यायवाची है। और इंद्र की जगह अब हम देखेंगे ईश, जिसका वही तात्पर्य होगा कि पृथ्वी के ईश अर्थात पृथ्वी के भगवान या जिसके अधिकार में पृथ्वी है। तो इसमें फिर क्या होगा, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले तो सॉरी संधि विच्छेद कह दिया मैंने, वर्ण विच्छेद, है ना। तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो काम का है वही हम देखते हैं। यहाँ व के साथ जुड़ा हुआ है बड़ा ई, और यहाँ पे भी है बड़ा ई, और ये शक्कर का स, है ना। इन दोनों का मेल होगा और जैसा कि हम जानते हैं रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा ई आएगा, है ना। तो फिर ये पृथ, है ना, और ये व जो अधूरा है इसे सहारा मिलेगा बड़ा ई से, तो वो हो जाएगा वी और रिजल्ट आएगा पृथ्वीस। अब यहाँ पे आपको फिर से वही बात पे ध्यान देना है, ये चारों एग्जांपल संयोग से यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी र में बड़ी की मात्रा संधि के बाद, यहाँ पे भी र में बड़ी की मात्रा संधि के बाद, यहाँ पे ह में बड़ी की मात्रा संधि के बाद, यहाँ पे व में बड़ी की मात्रा संधि के बाद। तो जो चारों एग्जाम्पल जो हमने देखे उनमें बड़ी ई की मात्रा आई है ना। चूंकि चारों रिजल्ट में, चारों कॉम्बिनेशंस में यहाँ रिजल्ट जो है वो बड़ी ई है, और इस बड़ी ई की मात्रा को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। आ गया समझ में। तो ये चार कॉम्बिनेशंस बने ई और बड़े ई के। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे किसके कॉम्बिनेशंस, ऊ और बड़े ऊ के कॉम्बिनेशंस। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे करता हूं कि जो चार जो फॉर्मूले हैं इनको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं। ठीक है। आ का हम नहीं देख पाए हैं, उसको अंतिम में हम देख लेंगे। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे कि भाई यदि पहला वर्ण ई हो या बड़ा ई हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पहला वर्ण यदि ई हो या बड़ा ई हो, उसी प्रकार से यदि दूसरा वर्ण भी ई हो या बड़ा ई हो, तो ऐसी कंडीशन में हर बार रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा ई। तो ये जो चार फॉर्मूले थे, चार, है ना, अलग अलग लाइनों में, उसको मैंने एक ही लाइन में कर दिया, है ना। तो इसको हम शॉर्टकट में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रथम वर्ण यदि ई हो या बड़ा ई और द्वितीय वर्ण भी ई हो या बड़ा ई, तो हर बार रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा ई। अब हम किसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, अब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे ऊ और बड़ा ऊ का, और बाकी के जैसे इसके भी चार चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। चले पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे इस पे बेस्ड एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रमांक देखा था ABCD आ के लिए, EFGH ई बड़ी ई के लिए। अब हम चालू करेंगे आई से। तो ओ और ऊ मिलके क्या होगा, ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या होगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या होगा,
बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या होगा, है ना। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं शुरुआत से कि हर बार रिजल्ट क्या आना है, दीर्घ आना है। तो इन चारों ही केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। यहाँ पे भी दीर्घ, यहाँ पे भी दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ। अब बस हमें सबके एग्जाम्पल्स देखने हैं, है ना। तो हम एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं। पहले उस कंडीशन का जब दोनों ही वर्ण छोटा ऊ है और मिलने के बाद क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, है ना। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, भानु धन उदय। ठीक है, ये भानुदय। तो इसका वर्ण विकसित करते हैं, वर्ण विकसित करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, न में छोटू की मात्रा आएगी और जो ऊ है वो भी छोटा ऊ होगा, है ना। तो जब वर्ण विकसित करेंगे तो क्या होगा, ये भ जिसमें जुड़ा है आ और ये जो न है इसमें जुड़ा हुआ है छोटा ऊ, और उसके बाद फिर है ऊ द में यह जुड़ा हुआ है। इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं लेकिन एक्चुअली में आवश्यकता नहीं है, इसलिए चलो लिख ही देते हैं इसको भी, अ और या में क्या जुड़ा हुआ है, अ, है ना। तो ये वर्ण विकसित, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन अभी फिलहाल हमारे काम के ये दोनों वर्ण है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब इन दोनों का मेल होना है, ठीक है। इन दोनों का मेल होगा तो क्या विकार उत्पन्न होगा, ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा ऊ, है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या मिलेगा, बड़ा ऊ, है ना। अब फिर से इनको एक कर देते हैं, तो ये भा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अब न को सहारा बड़ा ऊ से मिलेगा। पहले न के साथ में जुड़ा हुआ था छोटा ऊ, न के साथ में छोटा ऊ, लेकिन अब न के साथ में क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ। इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये द और फिर ये या, तो ये क्या हो जाएगा आखिरी में, फाइनली भानुदय। न जो व्यंजन है, जो बेसहारा है, जो अधूरा है, इसको सहारा मिलेगा ऊ से, तब वो पूरा होगा, ऊ से बड़ा ऊ से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया भानुदय, है ना। तो ये रिजल्ट आ गया आपका भानुदय। अब इसमें आप ध्यान देना कि क्या है कि ये जो भानु शब्द है ना, तो इसमें ना में छोटू की मात्रा है, लेकिन भानुदय के ना में बड़ू की मात्रा है। तो ये आपको ध्यान देना है, संधि के पहले ना में छोटू की मात्रा थी, लेकिन संधि होने के कारण छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो गए, बड़ा ऊ, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दिक्कत संधि विच्छेद में आता है। संधि तो चलो अब क्या होता है कि भाई संधि करना है इन दोनों का, अब आप पढ़े हुए हैं, हर बार रिजल्ट क्या आना है, बड़ा ऊ आना है, तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चाहे छोटा ऊ हो, इधर छोटा ऊ हो, है ना, या बड़ा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, या छोटा बड़ा हो, या बड़ा ऊ और छोटा ऊ हो, हर बार रिजल्ट क्या आना है, बड़ा ही आना है। तो संधि करने में दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी संधि विच्छेद में। यहाँ भाई भानुदय का हमें संधि विच्छेद करना है, तो संधि से पहले ये भानु के ना में बड़ू की मात्रा रही होगी या छोटू की, ये उदय बड़ा ऊ रहा होगा या छोटा ऊ। तो ये हमें हमारी वर्तनी शुद्ध करने से पता चलेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई भानु के ना में छोटू की मात्रा होती है और उदय में भी छोटू की मात्रा आती है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे धातु धन ऊष्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी पहला जो वर्ण है वो छोटा ऊ है, लेकिन दूसरा वर्ण बड़ा ऊ हो गया। क्या होगा यहाँ पे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ध के साथ में लगा है आ और त के साथ में लगा हुआ है ऊ, ठीक है। और फिर से इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ऊ, और बाकी को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं इस तरीके से, क्योंकि संधि तो इन दोनों का ही होना है, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास में है, ऊ के साथ जब बड़ा ऊ मिलेगा तो विकार जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बड़ा ऊ, है ना। तो यहाँ पे ऊ और बड़ा ऊ मिलके हो गए बड़ा ऊ। अब इनको हम मिला देंगे तो ये धा, और अब ये ता को सहारा देगा बड़ा ऊ। पहले ता के साथ कौन था, छोटा ऊ था, ठीक है, लेकिन अब ता के साथ में क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ। इसी परिवर्तन पे हमें गौर करना है। तो ये हो गया फाइनली धातुष्मा, ठीक है। तो अब यही चीज आप ध्यान दीजिएगा कि धातु के ता में छोटू की मात्रा है, लेकिन धातुष्मा के ता में बड़ू ऊ की मात्रा है, ठीक है। एक चीज इसे हम और जानते हैं क्या, कि हम देख के भी बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पे न में बड़ू की मात्रा,
त में बड़ू की मात्रा, चूंकि रिजल्ट हर बार बड़ा ऊ आ रहा है, इसका मतलब पक्का ये क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि ही होगा। तो ये देख के बताने का तरीका, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा केयरिंग जो है, जब वो पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि धातु के ता में छोटू की मात्रा आती है और ऊष्मा में बड़ू ऊ की मात्रा आती है, तभी हम सही संधि विच्छेद कर पाएंगे। आगे चलिए हम बाकी के जो दो एग्जाम्पल हैं उनको भी देखते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो किसका होगा, बड़ा ऊ में क्या मिलाना है, छोटा ऊ मिलाना है। रिजल्ट हमेशा वही मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है वधु धन उत्सव। इसको यहां पे के मेंशन कर देता हूं मैं। तो क्या होगा भाई, इसको ब्रेक करते हैं, वह जिसका काम है केवल उसी को ब्रेक करेंगे, ध जिसमें बड़ू की मात्रा है और ये ऊ, और बाकी का हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। संधि इन दोनों में होना है और इन दोनों की संधि होगी बड़ा ऊ और छोटा ऊ, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ये रिजल्ट मिलेगा बड़ा ऊ। अब ये क्या होगा, ध को सहारा मिलेगा, ध आधा ध है ना, व्यंजन जिसको सहारा मिलेगा इस स्वर से, है ना। तो परिवर्तन यही है कि पहले वधु में, वधु के धा में बड़ू थी, है ना, इस बार भी बड़ा ऊ ही है ना। तो वैसे तो देखने में लगेगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन क्या है कि ये पहले दो ऊ थे, एक बड़ा ऊ और छोटा ऊ, लेकिन अब केवल क्या है, सिंगल बड़ा ऊ है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको रिजल्ट में वधूत्सव, ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल देखते हैं, जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या होना चाहिए, बड़ा ऊ। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, भू धन ऊष्मा। तो इसको ब्रेक करते हैं। भू, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। जैसे हमने देखा था मही, मही का तात्पर्य भी पृथ्वी या धरती, है ना। और भू के साथ में है बड़ा ऊ और इधर भी बड़ा ऊ है ना, और बाकी को हम लिख देते हैं। अब ये जो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा, तो जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट में भी बड़ा ऊ आएगा और फिर ये जो भाग को सहारा देगा ये बड़ा ऊ, और फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा भूष्मा। तो यहाँ पे भी देखिएगा, फिर से रिजल्ट पे हमको हमेशा क्या मिल रहा है, बड़ा ऊ ही मिल रहा है। तो बड़ा ऊ देख के हम बता सकते हैं, संधि की जगह में बड़ा ऊ यदि हमको मिलता है तो हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो ये बाकी के दो एग्जांपल हमने देखे। अब हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला हम देखे इसको समराइज करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं, है ना, एक लाइन में, चार की बजाय एक लाइन। कैसे, यदि हमारे पास प्रथम वर्ण ऊ है या बड़ा ऊ है और द्वितीय वर्ण के रूप में भी ऊ है या बड़ा ऊ है, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, बड़ा ऊ। तो ये मैंने फॉर्मूले को समराइज करके लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ऊ और बड़ा ऊ का कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन बने और चारों के हमने एक एक एग्जांपल देख लिए। अब आखिरी में जो बचा क्या, री, ऋषि का री, इसके भी हम एग्जांपल देखते हैं। और सबसे खास बात कि ऋषि का री का केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। ऋषि का री प्लस ऋषि का री इज इक्वल टू ऋषि का री, है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, ऋषि का री प्लस ऋषि का री इज इक्वल टू ऋषि का री, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो एग्जाम्पल हम लेंगे मातृ धन ऋण। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, जो हमने वर्ण विच्छेद में इसका एग्जाम्पल लिया भी है, कि यहाँ पे त के साथ जो लगा हुआ है मात्रा वो ऋषि का री है, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, तो म के साथ में आ है और त के साथ में क्या है, ऋषि का री है ना। वर्ण विच्छेद की क्लास आप देखिएगा, उसमें हमने इस चीज पे डिस्कस किया है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये री और ड़ा, है ना, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। काम तो हमको केवल इन दोनों से है। तो ऋषि का री और ऋषि का री मिलके क्या होगा, ऋषि का री ही होगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन आ गया आपका ऋषि का री, ठीक है। अब ये म धन आ धन त अभी आधा है जिसको सहारा मिलेगा इस
ड़ा से, तो त और री मिलके क्या हो जाएगा, फिर से त्री ही हो जाएगा। हमने अलग भी तो ऐसे ही किया था ना, त्री को अलग किए तो क्या आया, त प्लस री आया। उसी प्रकार से यहाँ पे अब फिर से ये रिवर्स जुड़ेगा, तो त और री जुड़ेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, त्री हो जाएगा, और रिजल्ट आपको मिलेगा मातृण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि एक तो ये पूछ सकता है कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो मातृण का संधि विच्छेद होगा मातृधन ऋण। फिर ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल इसका हम देखते हैं, और वो है पितृ धन ऋण। तो ये भी क्या हो जाएगा, पितृण। ठीक है, तो ये हम दो एग्जांपल देख लिए इस फॉर्मूले के, और ये पूरा कंप्लीट हो गया दीर्घ स्वर संधि, है ना, जिसके सारे कॉम्बिनेशंस और सभी कॉम्बिनेशन से एक एक एग्जांपल हमने देख लिए। और जैसे लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि जैसे हम ये जो चार है उनका एक हम शॉर्टकट फॉर्मूला देखे हैं, है ना, चारों का, उसी प्रकार से ई का भी हमने देख लिया है, अ का हमने नहीं लिखा है, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, पहले अ के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद उनको हम शॉर्टकट में लिखेंगे। तो अ में हमने देखा था कि अ दोनों मिलके आ, या फिर अ में आ मिलेगा तब भी रिजल्ट आ होगा, आ में यदि आ मिलेगा तब भी रिजल्ट आ होगा, और यदि आ में आ मिलेगा तब भी रिजल्ट आ होगा। ठीक है, तो इनको हम शॉर्टकट में एक साथ लिखते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, यदि अ में आ मिला, सॉरी, प्रथम वर्ण यदि अ हो या आ हो, और द्वितीय वर्ण भी यदि अ हो या आ हो, तो हर बार रिजल्ट क्या होगा, आ होगा। ठीक है, तो ये जो चार थे उनको मैंने समराइज करके यहाँ पे मेंशन करा दिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि प्रथम वर्ण यदि अ हो या आ हो, और द्वितीय वर्ण यदि अ हो या आ हो, दोनों में से कोई एक हो, तो रिजल्ट क्या होगा, आ ही होगा। तो ये कंप्लीट हमने देख लिया दीर्घ स्वर संधि के बारे में, उनकी पहचान हमने देख ली। यदि संधि में आपको संधि की जगह में दीर्घ दिखे, या आ दिखे, या बड़ी ई दिखे, या बड़ा ऊ दिखे, है ना, तो पक्का दीर्घ स्वर संधि होगी। और री के लिए स्पेशल केस है ना, ये दो एग्जांपल मातृण और पितृण, ये दोनों एग्जांपल हैं दीर्घ स्वर संधि के। अब आगे हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में।